Start with fire safety. एंड फायर सेफ्टी में कॉजेज ऑफ फायर क्या होते हैं? अब कोई भी बिल्डिंग हो, नो मैटर हाउ फ्लिम्जी इट इज़ या कितनी स्ट्रॉन्ग बनी है, उसमें कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट ज़रूर होते हैं जिससे इट इज़ ससेप्टेबल ऑफ कैचिंग फायर. लाइक ब्रिक्स जो होती हैं, दे आर मेड आउट ऑफ बर्न्ड क्ले, बट bricks also catch fire after a certain temperature. देन अगर आपकी बिल्डिंग स्टील की बनी है तो इवेंचुअली स्टील विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड देन उसके अंदर जो फर्नीचर होगा दैट विल स्टार्ट बर्निंग. अगर आपकी बिल्डिंग वुड की बनी है तो timber catches fire very easily. So every building has something that will easily catch fire, and so it is practically impossible कि आप सारे जो possible causes या elements हैं that can cause fire आप उनको हटा सको. It's not possible. हमारी बिल्डिंग में फर्नीचर होता है, फर्नीचर वुड या उसके derived प्रोडक्ट से बना होता है. So you can't protect each and every element of your building from fire. And ये भी है कि नो बिल्डिंग, ऐसी कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है जो completely फायर प्रूफ हो. एंड ये सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो इट वाज वी ऑलवेज से कि किसी बिल्डिंग को फायर रेजिस्टेंट बनाना है या वी हैव टू इंस्टॉल फायर सेफ्टी सिस्टम्स इन दैट बिल्डिंग. वी नेवर से कि हमें उस बिल्डिंग को फायर प्रूफ बनाना है बिकॉज इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल. एंड जो कम्प्लीटली फायर रेजिस्टेंट या फायर सेफ बिल्डिंग होती है, इट हैज़ अ फ्यू एलिमेंट्स जो ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे कि उसमें इन केस ऑफ अ फायर वी इंस्टॉल इनफ सेफ्टी सिस्टम्स कि जो भी उसके रेसिडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं दे कैन सेफली गेट आउट ऑफ देयर इन टाइम. एंड इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन पब्लिक बिल्डिंग्स, एंड पब्लिक बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी आती हैं विच आर रेसिडेंशियल स्पेसेस, बट उसमें बहुत सारे रेसिडेंसेस होते हैं, सो दे डू कम अंडर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. इन फैक्ट दे आर मोर ससेप्टेबल एंड उसमें ज़्यादा फायर सेफ्टी या कॉशन की ज़रूरत होती है बिकॉज कमर्शियल बिल्डिंग्स या ऑफिस बिल्डिंग्स जो होती हैं दे आर ओनली इन यूज़ ड्यूरिंग द डे या फिर लेट इवनिंग तक. लाइक जैसे जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होती हैं लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो सिर्फ दिन में यूज़ होते हैं. एंड जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं दे आर ओनली ओपन अंटिल द लेट इवनिंग. बट जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उसमें देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ रेसिडेंट्स, एंड दे आर ऑक्यूपाइड 24/7. So a good fire resistant building will have a wide corridors. जो भी public spaces हैं उस building के अंदर, like passages, corridors, parking areas and balconies and things like that, वहाँ पे
you will have enough width and enough space कि वहाँ से लोग आराम से आ जा सकें. In case of fire, a large number of people can pass through. जो fire staircase होती हैं, they are made wide and they are accessible to everybody and हर floor पे होते हैं. And फायर escapes जो होते हैं, जो फायर escape के लिए डेडिकेटेड staircases होती हैं, वो लिफ्ट से अलग बनाई जाती हैं. क्योंकि लिफ्ट्स या जो ऐसे वर्टिकली कनेक्टिंग सर्विसेज होती हैं जैसे स्टेयरकेस हो गई, दे ट्रांसपोर्ट फायर वेरी क्विकली. अगर आग एलिवेटर वेल तक पहुंच गई है तो इट विल वेरी क्विकली रीच ऑल द अदर फ्लोर्स. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फायर एस्केप वाली स्टेयरकेसेस होती हैं, I'm sorry, network issues. Yeah, so जो फायर स्टेयरकेसेस होती हैं वो बिल्डिंग की पेरिफेरी पे प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट यू कैन फायर कैन उतना दूर तक ना पहुँचे एंड प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एंड दे आर नॉट प्रोवाइडेड क्लोज टू द लिफ्ट शाफ्ट सो दैट उन्हें इन केस द फायर हैज स्प्रेड टू अदर फ्लोर्स तो वो फिर भी फ्री रहें फॉर मूवमेंट एंड फॉर एस्केपिंग इन अ फायर. And hold on, share my screen. Okay, so fire protection से related there are a few facts जो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. जैसे कि it is very fire safety या fire precaution या fire resistance in a building is very expensive to install, and it is very difficult to make each and every building resistant, completely protected against fire. जैसे हम लोगों ने देखा है, it is nearly impossible to make a building completely fireproof. So and if we even try, it's going to be very expensive. And in fact जितना amount या जितना budget का cost हम लोग मीनिंग बजट का पोर्शन हम लोग फायर रेजिस्टिंग कंस्ट्रक्शन पे स्पेंड करते हैं, इट शुड एक्चुअली बी रिलेटेड टू हम कितना लॉस बचा रहे हैं इन केस ऑफ फायर ब्रेक्स आउट. मीनिंग जब कोई फायर ब्रेकआउट होती है एक बिल्डिंग में तो देर इज लॉस ऑफ लाइफ, होपफुली देर इजंट, बट अगर लोग एस्केप नहीं कर पाते हैं सो देर इज लॉस ऑफ लाइफ which you cannot replace. Then जो भी सामान होता है बिल्डिंग में, it's like furniture, then
जो भी इंटीरियर वर्क किया गया होता है, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इंस्टॉल्ड इनसाइड लाइक डोर विंडोज, दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स. देन जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं लोगों की, एंड ऑफिस में देयर कंप्यूटर्स, देयर डेटा, एंड देर आर सर्वर्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विच इफ़ लॉस्ट ड्यूरिंग अ फायर कैन ईदर बी नॉट रिप्लेस्ड or they will be very expensive to replace. Like let's take an example of an office. उसमें हम लोग के वर्क स्टेशंस होते हैं, वी हैव ऑफिस फर्नीचर, देन वी हैव कंप्यूटर्स, and then there is a network system, meaning server होता है, which is a very expensive thing. There are a lot of printers, printing stations होते हैं in fact. Then you have पूरा kitchenette का setup होता है, then there is meeting rooms, उसका furniture. There is a lot of things other than just data. Data is समथिंग यू कैन नॉट रिप्लेस, बट इवन अगर हम लोग थिंग्स की, चीज़ों की बात करें, बहुत ज़्यादा लॉस होता है इन केस ऑफ अ फायर. सो हम लोग जितना भी अमाउंट खर्च कर रहे हैं इन मेकिंग अ बिल्डिंग फायर प्रूफ, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाउ मच वी विल सेव अगर देर इज अ फायर इन द बिल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टोरेज यूनिट को या गोडाउन को फायर प्रूफ बनाना चाह रहे हैं, एंड उसमें फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का सामान स्टोर्ड रहता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो इफ वी स्पेंड लाइक 5 करोड़ ऑन मेकिंग दैट बिल्डिंग completely फायर प्रूफ, तो दैट वुड बी डिसप्रपोर्शनेट. जितना नुकसान नहीं होगा उतना ज़्यादा हमने खर्च कर दिया इन मेकिंग इट फायर प्रूफ. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स. एंड जो फायर सेफ्टी के मेजर्स होते हैं, दे आर नॉट जस्ट इंस्टॉलिंग स्प्रिंकलर्स या फायर जो वाटर होज होते हैं, वो सारी चीज़ें, सिर्फ वो नहीं होता है, इट्स एवरीथिंग. मतलब बिल्डिंग की प्लानिंग, लाइक आई सेड, की स्टेयर केसेस कहाँ पे होंगी, प्लानिंग कॉरिडोर्स कितने वाइड हैं, तो द प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग, एंड देन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसमें हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ होना चाहिए, एंड देन देयर शुड बी प्रॉपर ways that people can escape the building in case of a fire. एंड अगर कंट्रोलेबल फायर हो तो वो बुझाई जा सके, इसलिए स्प्रिंकलर्स एंड फायर अलार्म सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं. देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फायर रेजिस्टेंस. एंड दिस मीन्स कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम वी कैन जस्ट अज्यूम कि अगर कोई चीज़ वुड की बनी है तो इट विल बी लेस फायर रेजिस्टेंट दैन समथिंग मेड आउट ऑफ mild steel. I mean, yes, technically, in ideal situation, अगर हम untreated timber को आग लगाएंगे एंड अगर माइल्ड स्टील में आग लगाएंगे तो माइल्ड स्टील विल बी फाइन until a very high temperature, पर wood will burn. But ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग में हमें आइडियल कंडीशन में ही सारे मटेरियल्स मिलें. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वुड का ब्लॉक अगर प्रॉपरली सीजनड है एंड पेंटेड है with suitable paints, तो it will be more fire resistant than an unpainted या rusted MS का construction member. So fire resistance of materials is not always what we expect in a building जो कि use में आ रही है. Then third point is the main purpose of a building. For purpose of a fire safety system. हम फायर सेफ्टी या फायर रेजिस्टेंट मेथड्स या चीज़ें क्यों लगाते हैं बिल्डिंग में? इसलिए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द लाइफ
meaning we can protect the people या residents या inhabitants of that building, and जो सामान हो रहा है उसके अंदर and जो भी activities हो रही हैं उस building के अंदर, they can be carried out in a safe manner. Then next point is use of building. कि हमें कितना ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस बनाना है किसी बिल्डिंग को, इट डिपेंड्स ऑन कि वो कैसे यूज़ होगी, किस तरह से यूज़ होगी. फॉर एग्जाम्पल अ थिएटर या कोई ऐसी स्पेस जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा बेटर फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू अ वेयर हाउस और अ गोडाउन. तो गोडाउन में there's only things, जो हम लोगों ने इसके पहले जो डिस्कस किया उसमें 3 चीज़ें थी. एक तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ या पीपल या एनिमल्स विद इन इट. देन सेकेंड वॉज कि हमें उसके अंदर का सामान प्रोटेक्ट करना है. देन थर्ड वॉज कि उसमें जो भी फंक्शंस कैरी आउट होते हैं दे कैन बी कैरिड आउट सेफली. सो in case of a building जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, like a cinema hall, school, theater or something like that, वहाँ पे हमें ज़्यादा फायर प्रोटेक्शन के मेजर्स देने होंगे as compared to a go down, क्योंकि वहाँ पे there are not going to be a lot of people. You just have to protect the जो भी स्टोरेज सामान स्टोरेज में है, that's it. So एंड ऑल्सो जैसे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होती हैं या जैसे एक सिंपल रेसिडेंस है, एंड कंपेयर टू दैट एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में ज़्यादा फायर सेफ्टी के मेजर्स होंगे बिकॉज इट इज़ बिगर, देयर आर लॉट मोर पीपल, एंड वहाँ से इफ the fire breaks out on a lower floor, so it will be very difficult for people to get out of it, for a lot of people to get out of it. इसलिए सो हम कितना इंटेंस फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी बिल्डिंग में, दैट डिपेंड्स ऑन कि वो बिल्डिंग किस पर्पज से यूज होती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अदर थ्रेट्स क्या है, मीनिंग अदर देन फायर, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ अ फायर. अभी तक जो पॉइंट्स कवर हुए उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? No, ma'am. Okay. So, in case of a fire, हमें सिर्फ फायर से खतरा नहीं होता, मतलब दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग. बट इवन इफ देर इज नॉट अ फुल आउट फायर एंड आप जो आग लगी है उससे बहुत दूर भी हो, तो भी यू आर एट हाई रिस्क फॉर 2 रीजंस. एक तो स्मोक एंड सेकेंड इज पैनिक. जब आग लगती है तो in a lot of cases loss of life is not because of fire. आग से जल के लोग नहीं मरते हैं, बल्कि धुएं से, स्मोक से सफोकेट होके लोग मर जाते हैं. एंड people start panicking, तो भगदड़ मचने लगती है, and it turns into a stampede and people die. So in case of a fire, the hazards are not just from fire. And sure, fire में इतनी capacity होती है कि it can destroy anything that comes in contact with it. And जो भी and anybody who survives after a fire is
quite, it's a very difficult situation. And इसलिए जो भी suitable तरीके होते हैं of escape, वो they should be provided in proportion to how much dangerous it is. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा, it's the same thing. हम जब किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में है तो we have to make sure there are a so you have to provide suitable means of escape depending on कितने लोग हैं उस बिल्डिंग में, and in order to reduce the chances of damage due to panic, because जब when even if there is a small fire in a building, people start panicking, and a lot of people get hurt just because. So people, when people start panicking and they try कि हम पहले बाहर निकल जाएं जल्दी से, a lot of people get hurt in that struggle, in that panic. So you have to account for everything कि in case people panic, तो भी इतनी स्पेस हो, इतनी जगह हो उस बिल्डिंग में, कॉरिडोर्स में या पब्लिक स्पेसेस में, कि लोग आराम से बाहर निकल पाए without hurting each other. So all the fire escapes या points of escape should be easily accessible, unobstructed and clearly defined. इसलिए आपने नोटिस किया होगा मॉल्स में या ऐसी जगह पे इट्स ऑलवेज मेंशन्ड कि फायर एग्जिट किस तरफ है, एरोज होते हैं हर जगह. इवन इफ यू आर नॉट क्लोज टू द फायर एग्जिट, यू विल सी एरोज एंड साइनेजेस जो आपको गाइड करेंगी कि फायर एग्जिट तक आपको कैसे पहुंचना है. अब मैंने क्या किया? And then building height is also a big factor in just seeing कि कैसे fire safety के precautions हमें लेने हैं and how it affects those decisions. So research has shown कि अगर एक tall building, meaning multi-story building में से 10 आग लगने के 10 से 15 मिनट के बीच में लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, तो उस बिल्डिंग में टेम्परेचर्स विल राइज एज हाई एज 800 डिग्रीज. स्मोक होता है विच इज यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड. वो स्मोक विल ट्रैप पीपल एंड वो बेहोश हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम आउट. देन इट इज़ ऑल्सो बिन सीन कि जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, जैसे जो पाइप्स होते हैं, होज होते हैं, वो सारी चीज़ें, एंड इवन तो जो सीढ़ियाँ होती हैं which they extend to reach higher floors, they don't go beyond 13 floors. Yeah, actually they don't go beyond 10 floors. So buildings जो जिनकी height 10 floors, 13 floors या उससे ज़्यादा होती है, they have to take extra precautions to make sure कि there are apt या sufficient amount of fire escapes and points of escape.
ये एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. Any questions? No, ma'am. No, ma'am. So, what are the most common causes of fire? And उसके effects क्या होते हैं? So the main causes of fire are, and you can note them down साथ में if you want. First is smoking in unauthorized places and disregarding carelessly the lighted ends of cigarettes and matches. क्या करेंगे? So, first of all, there are public spaces where there are dedicated smoking areas, and people who do smoke should always go to those spaces to smoke. So, unauthorized spaces में they shouldn't be smoking, and जो लिट सिगरेट बट्स या जो मैच स्टिक्स या ऐसी चीज़ें जो ऐसे ही फेंक देते हैं उससे थिंग्स कैन गेट start smoldering or that can turn into a fire. Then second cause, faulty workmanship with respect to electrical wiring. तो short circuits and fuse box में blast होने से बहुत सारी fires होती हैं, and the reason behind those electrical issues is poor workmanship. Third point is heating and cooking equipment. So the third most common reason या cause of fire is um, leaving cooking equipment unattended and other heating equipments like irons, uh, hair styling products. उन चीज़ों से कई बार they can turn into causes of fire. And then
देन ओपन फ्लेम्स एंड स्पार्क्स की वजह से भी आग लग सकती है, एंड फ्लैमेबल लिक्विड्स, एंड suspected arson, meaning it could be caused because somebody was trying to cause it. Meaning it could be intentional, um, which is obviously a crime. Then eighth cause can be chimneys and flues. सो जो चिमनीज में ओपन फायर जलाते हैं इन कोल्ड कंट्रीज या कोल्डर एरियाज, उसकी वजह से भी कई बार आग लग सकती है. देन लाइटिंग की वजह से, थंडर एंड लाइटनिंग की वजह से भी आग लग जाती है. एंड देन देर आर सम रेयर केसेस जहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, मतलब अपने आप ऑल ऑफ अ सडन समथिंग कैन स्टार्ट बर्निंग. So these are the most common reasons of fire. And then घरों में कई ऐसी चीज़ें होती हैं which can result in fires, जैसे कि space heaters and space heaters and गैस सिलेंडर्स या इस टाइप की चीज़ें जिसमें देर आर गैसेस या फ्यूल्स या ऐसी कोई चीज़ें जिससे हार्मफुल कंबस्टिबल गैसेस आर emitted. And some of the most common combustible gases found in homes are, one is carbon monoxide. Carbon monoxide से पॉइजनिंग होती है in the sense कि it's carbon monoxide itself is not poisonous, but what it does is कि अगर आप उसे large quantities में inhale कर लेते हो तो it will stop oxygen from reaching your brain. So people, if they are exposed to a large amount of carbon monoxide, they die of because of lack of oxygen in their system. And जब भी आग लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, मीनिंग इट कैन कॉज फायर, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फायर. And it is also invisible and odorless. So you can't smell it, and it doesn't create fumes जो आप देख सको. So it is very very dangerous. Then carbon dioxide. Carbon dioxide तो हम लोगों को पता ही है, this is the gas that we exhale. So obviously inhaling carbon dioxide would not be a good idea. When people inhale a lot of carbon dioxide, they faint, they pass out. इससे ओवर स्टिमुलेट होता है रेट ऑफ ब्रीथिंग. मीनिंग हम लोगों की बॉडी एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग आवर बॉडी डज नॉट वांट. सो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं तो what happens is कि हमारे lungs में ऑक्सीजन पहुंचनी कम हो जाती है. We have a lot of carbon dioxide in our system. So हम लोगों के system, respiratory system starts going on overdrive. तो हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगते हैं. We start hyperventilating, and because of that, in case there is a fire, we also inhale a lot of other gases which are not good for us. So we may suffocate. Then we have hydrogen sulfide.
अगर आप दोनों में से कोई साइंस स्टूडेंट होगा तो यू नो हाइड्रोजन सल्फाइड स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स, एंड इससे इट इज़ अ वेरी डेंजरस गैस फॉर आवर सिस्टम, क्योंकि इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इससे डिजीनेस होता है एंड वी फील पेन इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, and it has a yellowish fume. It has yellowish fumes and it has a rotten egg smell. So you can detect it. मतलब carbon dioxide and carbon monoxide are both odorless and colorless. So they're very hard to detect. पर हाइड्रोजन सल्फाइड यू कैन डिटेक्ट, उसकी स्मेल भी समझ में आती है, उसकी फ्यूम्स भी दिखती हैं, येलोइश फ्यूम्स होती हैं उसकी. देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Nitrogen dioxide is a extremely toxic gas. इससे थ्रोट में, गले में नम्बनेस होने लगती है एंड it stops your throat muscles from working, so you're not able to breathe or talk. So it's very dangerous. So ये gases जो हैं, these are combustible gases. सो अगर ये आपके स्पेस में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही हैं या किसी फॉल्टी इक्विपमेंट से निकल रही हैं, एंड इफ दे कैच फायर दे विल कॉज अ बिगर फायर. एंड ऑल्सो अगर फायर नहीं भी होता है, ड्यूरिंग अ फायर, लाइक व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ फायर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, तो इससे जो गैस से होने वाली प्रॉब्लम है वो भी होती है. Then हमारी body, the human body can only bear temperatures of between 65 degrees Celsius and 120 degrees Celsius. And इससे ज़्यादा अगर temperature होता है तो our body will we will faint, or we'll start having a heat stroke. देन स्मोक जो होता है ड्यूरिंग अ फायर, उससे हमें सही से दिखाई भी नहीं देता है. इट इम्पेयर्स योर विजन एंड दीज गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज गैसेस अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम एज वेल. तो इससे आप सही से सोच भी नहीं पाते हो, मतलब इट गेट्स डिफिकल्ट टू थिंक एंड मेक रैशनल डिसीजंस. And most cases में, like I told you before, a lot of cases इसमें ये होता है, people lose consciousness because of smoke and because of these gases. अगर कोई बिल्डिंग में आग लगी है तो लोग बेहोश हो जाते हैं because of all these gases and because of the smoke, and they cannot even get out of the building. So people are more, during a fire, people are mostly killed because of these the panic and smoke and these gases than the actual fire. And normally fresh air में 21% ऑक्सीजन होता है. अगर वो जो परसेंटेज है ऑफ ऑक्सीजन वो 17% से कम हो जाती है तो हम लोग प्रॉपरली सोच नहीं पाते एंड हम लोग की मसल्स काम करना कम कर देती हैं. दिस ऑल्सो हैपन्स अगर आप किसी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे हिली स्टेशन या माउंटेन एरिया में जाते हो. पीपल हु क्लाइम द एवरेस्ट, दे कैरी ऑक्सीजन टैंक्स विद देम, बिकॉज ऑक्सीजन की लेवल अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में कम होता है तो हम लोग के मसल्स टाइट होने मतलब फील टाइटनेस आने लगती है मसल्स में, एंड वी आर नॉट एबल टू मूव और नॉट एबल टू थिंक. एंड अगर ऑक्सीजन लेवल 6% से भी कम हो जाता है तो वी स्टॉप ब्रीदिंग, and if we cannot regain breathing, we cannot start breathing even after 4 to 6 minutes,
ब्रेन डेथ हो जाती है. I mean, this is a very dark, depressing lecture. Oh my god. This is like 100 ways to die, except dying because of the fire. This is horrible. Okay, moving on. In all these cases, there is good news. अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, देयर इज़ अ फायर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड देयर आर दीज गैसेस, तो हम लोग कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. सो दैट्स गुड. सो लाइक हम लोगों ने जो जो कॉजेज ऑफ फायर डिस्कस किए, लाइक सिगरेट एंड मैचेस एंड जो पूरे बुझे नहीं होते हैं, दे आर डिस्कार्डेड केयरलेसली. तो if the people who smoke, they should discard या throw away their cigarettes and matches after properly putting out putting them out, extinguishing them, and then throw it in the garbage. Then दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, that is you should hire experts, uh, electrical experts, to do the wiring and electrical installations in your building. And in case of a fire, try to evacuate your space as quickly as possible without panicking. And do not breathe in too much of the smoke. And you should stay close to this is not a part of the lecture, but in case of a fire and अगर already धुआं बहुत बढ़ गया है, तो you should lay on the ground and crawl, and you should stay close to the ground क्योंकि fumes and smoke गर्म होता है, तो it rises upward. So अगर आप थोड़ा नीचे झुक के भी चलोगे, तो you can prevent a lot of it. And you can cover your mouth and nose with a wet, moistened napkin or a hanky, and then breathe through it. Okay. Then before you open a door, आपको उसका handle touch करके feel करना चाहिए. If it is warm, then you should avoid going through that door, because there is a good chance कि उस door की दूसरी तरफ आग बहुत बढ़ गई है. And अगर handle गर्म होने के साथ साथ स्मोक भी आ रहा है उस दरवाजे के नीचे से, तो देर डेफिनेटली शुड नॉट ओपन दैट डोर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही दरवाज़ा खोलो, सडनली ऑक्सीजन फ्लो करेगी एकदम से जहाँ पे आग लगी वहाँ पे, एंड इट कुड कॉज एन एक्सप्लोजन. एंड अगर धुआं है तो okay, there is this point, you should crawl on your hands and knees to safety. But हाँ, अगर भगदड़ हो रही है and people are just running around blindly, तो avoid crawling in that situation, otherwise you'll get trampled. And heat जो होती है, it rises to the ceiling, and there is a safety zone of about 30 centimeters above the floor. ये जो डिस्टेंस होता है फ्लोर और 300 mm या 30 सेंटीमीटर्स का, उसके बीच में, विच इज़ बेसिकली डोर हैंडल तक की डिस्टेंस में, यू हैव अ सेफ जोन जहाँ पे आपको धुआं परेशान नहीं करेगा. एंड इन केस ऑफ अ फायर, यू शुड नॉट पैनिक, एंड सेफ्टी ड्रिल्स होनी चाहिए, mock drills होनी चाहिए, where people can just form a single file line, and एक line में slowly and steadily fire escape की तरफ जाएं, and everybody will get out safely. If people start panicking, तो it will create more chaos. And जैसे जैसे आप किसी space से निकलते जाओ, keep closing that space behind you, keep closing that door behind you.
एंड इन पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक बिल्डिंग्स जो भी स्टाफ है या रेसिडेंसेस या इवन अपार्टमेंट्स या इवन इन योर होम, you should have an evacuation plan ready in case of fire. Any questions? No, ma'am. This was a No, ma'am. fun lecture. Anyways, we will continue with all the things that we can do in our building to prevent fire from spreading. So we'll do that in the next class and try to get all the other people in your class to attend the classes. It's always some network issue, it's always something. Believe me, if जो लोग कंटिन्यूसली कई कई हफ्तों से क्लासेस मिस कर रहे हैं एंड देर थिंकिंग कि अब वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, तो व्हेन दे हैव टू वॉच 60 to 70 आवर्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस, तो वो ना पुराना कर पाएंगे काम, ना वो आगे का काम कर पाएंगे. Anyways, thank you. Ma'am? And yes, Ishrat? मैम ऑडिटोरियम की शीट डिस्कस करनी है. हाँ बोलो. मैम दिखाना था. दिखाओ. मैम इज इट विजिबल? Yes, it is visible. मैम ये हेक्सागन शेप था, सो मैम ये हमारा स्टेज है 10x8 का. Mm-hmm. एंड देन ये मतलब 4 मीटर का हमारे स्टेज एंड सीटिंग के बीच का डिस्टेंस है. एंड मैम ये 60 डिग्री का एंगल्स लिया है, ये ठीक है? क्योंकि मैम जैसे स्टेयर्स का अगर हम स्टेज के बगल बगल में स्पेस छोड़ते तो वो वेस्ट हो जाना था. अभी जैसे 60 डिग्री का एंगल लिया तो मैम हम लोग इधर दे सकते हैं स्टेयर्स. और वैसे मैम स्टेयर्स तो सामने होती हैं, साइड्स में तो नहीं होती है. हाँ तो सामने कर दो. तो मैम इस स्पेस का मतलब क्या होगा? मतलब जैसे स्टेज को हम लोग ऐसे थोड़ा कर्व जैसा कर सकते हैं. इसको 60 डिग्री ही रहने दो एंड स्टेज जहाँ खत्म हो रहा है वहां से 10 डिग्रीज कर दो. 10 एज इन आपका आई थिंक 60 बाहर है एंड 30 अंदर है. नो. हाँ. हाँ. राइट. हाँ तो वो 30. हाँ तो आपका 60 डिग्री नहीं हुआ. आपका टेल मी कि स्टेज के पीछे की जो दीवार है एंड जो उसके बाजू वाली दीवार है उसके बीच में कितना एंगल, क्या एंगल है उन दोनों के बीच में? ये नहीं, ये एंड ये पीछे स्टेज के पीछे वाली वॉल. हाँ. ये वॉल. हाँ. 1 सेकंड. ये हमारी स्टेज की बैक वाली वॉल है एंड देन मतलब हमारा 10x8 का स्टेज है. एंड मैम ये 60 डिग्री के एंगल्स गए हुए हैं हेक्सागन बनाने के लिए. 60 डिग्री नहीं हो सकता वो. अगर आप वो 60 डिग्री कह रहे हो तो इट्स मोर देन 90. 60 डिग्री मुझे लिख के बताओ कौन सा एंगल 60 डिग्री है. ओके. ओके. वो 60 डिग्री है? नहीं. इज इट? यस मैम. Ma'am, it is 30. Actually, she has taken the wrong measurement, I guess. हाँ बिकॉज वो Because एक्यूट एंगल बहुत छोटा सा लग रहा है. वो 60 नहीं है. तो मैम जैसे ये सेट स्क्वायर का हमारा 30 पे सेट है, तो मैम ऐसे तो ये 30 है, हाँ. ये 60 है हमारा. हाँ. सो हम इसे ऐसे करके हाँ ऐसे ही कुछ ऐसे. तो मैम ये 60 तो हुआ.
वो 60 नहीं हुआ, जितना पार्ट तुम्हारा सेट स्क्वायर कवर कर रहा है ना वो 60 हुआ, एंड जो लेफ्ट आउट है वो 30 हुआ। यू आर जस्ट टेलिंग मी कि जो ये 60 है ये 30 है, तो जब आप 60 जो वहाँ पे रख रहे हो एंड जितना पार्ट सेट स्क्वायर के नीचे आ रहा है दैट इज 60 डिग्रीज। अच्छा ओके। हाँ, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप स्टेज के पीछे से स्टेज के शुरू होने तक, मीनिंग जो आपका 8 मीटर का जगह है वहाँ पे वो 60 डिग्री ही 30 डिग्री ही रहने दो। एक्चुअली वो 30 क्या होगा, हाँ खैर चलो 30 रहने दो। एंड देन जहाँ पे वो स्टेज वाली लाइन आपकी खत्म हो रही है राइट, वहां से उसको 30 की जगह 10 कर दो। 10 डिग्री। हाँ, क्योंकि 30 बहुत होता है, उससे यू विल हैव रिफ्लेक्शंस जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बाद में। यू विल हैव कॉन्सेंट्रेटेड लाउड इंटेंस साउंड कहीं कहीं स्पॉट्स पे आएगी। मैम कैसे करेंगे यहाँ से 10? यहाँ से ऐसे करेंगे, रुको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। सी आपका अभी जो एरिया है वो राइट ये 30 डिग्री है, ठीक है। आई एम सेइंग कि यहाँ आपका जहाँ स्टेज खत्म हो जा रहा है यहाँ भले ही 30 रहने दो, इसको थोड़ा कम कर दो। इसको फिर आप, अगर हम यहाँ से भी ऐसे इसी के पैरेलल, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, नो नो। इसी के पैरेलल यहाँ पे लाइन बनाए तो यहाँ पे आप 10 डिग्रीज कर दो इसको, मीनिंग यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री ऐसे स्ट्रेट जाता है राइट। ये आपका स्टेज है, यहाँ पे ये 30 डिग्रीज आपका स्ट्रेट जाता, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट यहाँ से आप इसको इंस्टेड ऑफ गोइंग 30 से कम करके 10 कर दो ऐसे, ठीक है। मीन्स ये 30 वाले एंगल हम मतलब इरेज करके 10 कर दें इसे? नहीं नहीं, पूरा इरेज नहीं करेंगे, यहाँ 30 रहने दो, मतलब आपका पूरा जो शेप है वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, कुछ कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं होगा पीछे, वो थोड़ा वाइड होगा, इट्स नॉट शोइंग इसमें, कुछ इस तरह से होगा, ब्रेक हो जाएगा आपका। ओके मैम। हम्म। एंड बस और पीछे सीट्स, यस मैम, ये सीट्स साइड में 0.1, सॉरी मैम, हाँ साइड्स में पॉइंट वन, नहीं 1.5 का गैप दे रखा है एंड मिड में भी 1.5 का, एंड मैम यहीं पर चेयर्स एंड ये 1000 mm का स्पेस है, हाँ इसमें 500 mm की चेयर हो जाएगी एंड देन 500 500 का हमारा गैप हो जाएगा सीट टू सीट में। ठीक है। एंड हाँ ये पूछना था मैम, हम्म। इसमें हम लोग सीटिंग कैसे देंगे, मीन्स मतलब ये तो अभी ऐसे बन गया है एंड कहाँ से, यहाँ से अभी एंगल हम लोग ऐसे कर देंगे ना मैम, ऐसे? हाँ हाँ, एग्जैक्ट पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, वो थोड़ा सा होगा यस टेढ़ा। मैम, शिफ्ट होगा। हाँ 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 हाँ।
एंड देन फिर हम लोग चेयर्स मतलब सीट्स कैसे इसमें शो करेंगे? ऐसे? नहीं, नहीं, नहीं। एक काम कर सकते हैं क्योंकि आपने इतनी स्पेस दी है पूरे स्टेप को, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप स्टेज के सामने तक तो उसको स्ट्रेट रखो सीट्स को। तो जो स्टेज के लाइन के बाहर जा रही हैं, उनको आपके देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप आर्क बनाओ, कंसेंट्रिक आर्क्स बना दो एंड वो उसमें रेडियली अरेंज हो जाएँगी। एंड अगर आर्क्स नहीं बनाना है तो आप 30 डिग्री ही रखो अपना पूरा ऑडिटोरियम नीचे तक। एंड जहाँ से आपका स्टेज के बाहर जा रही हैं सीट, मीनिंग स्टेज के सामने जो सीट्स नहीं आ रही हैं, उसको आप वो 30 डिग्री के परपेंडिकुलर लाइन बना के कर दो। तो आपकी सीटिंग से हो मैम योर जाएगी। वॉइस इज नॉट क्लियर। होल्ड ऑन, मैं बना के फिर दिखाती हूँ। योर ट्रेड यहाँ पे आपकी गैलरी है। 1 सेकंड। इस तरह से ओके मैम। तो आप चाहो तो आप अपनी गैलरी सेंटर में ना रख के साइड में कर दो एंड यहाँ इनके बीच में कर दो। तो कैसे हो जाएगा? इट विल बी कि आपका ये शेप है ऑडिटोरियम का, ठीक है, 30 डिग्री वाला ही शेप है। तो हमारा स्टेज अगर यहाँ आ गया तो we'll have seats सामने पूरी and then we'll have a gallery and बाकी की सीट्स इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगी एंड यहाँ पे गैलरी हो जाएगी। ऐसे कर सकते हो आप, या आप आर्क शेप में दे दो, कैसे भी कर, दोनों ऑप्शन है। मैम हम लोग स्टेज को रेक्टेंगल ना करके ऐसे कर्व शेप में कर सकते हैं, क्योंकि इस स्पेस का तो मैम कोई मतलब ये स्पेस तो यूटिलाइज हो नहीं पाएगा ऐसे। हाँ, कर इसे सकते 8 हैं। मीटर से थोड़ा कम करके एंड देन इसे कर्व कर दे पूरा। हाँ, कर दो। एंड मैम फिर हम लोग सीटिंग भी कर्व वाली दे सकते हैं, मतलब आर्क जैसा। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, सॉरी, कनेक्शन कट हो गया था। क्या बता रहे थे आप? नो मैम बस यही कि हाँ इसका मतलब ये 8 मीटर से थोड़ा कर्व कम करके एंड देन इसे आर्क जैसा फॉर्म कर दे एंड सीटिंग भी हमारी आर्क वाली हो जाएंगी। हाँ, सॉरी, सो आपका स्टेज कर्व्ड हो जाएगा एंड उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। फिर आप क्या कह रहे थे? तब मैम सीटिंग भी हम लोग आर्क वाली करेंगे तो मैम तो वो हमारा मतलब नहीं इक्वल लगेगा। हाँ, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो।
ओके मैम। एंड मैम आईएमसी का एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। मैम आईएमसी में हम लोग को कॉन्सेप्ट शीट बनानी है अलग से बेडरूम पैनलिंग की। हाँ, जिसमें आप तो अपने मैम उसमें मटेरियल बहुत उनका कलर। यस मैम। तो मैम उसमें बहुत कुछ तो नहीं ऐसे दिखाने का रहेगा, तो मैम उसी में हम लोग मतलब जो भी हम लोग को एक्सप्लेन करना है वो लिख सकते हैं, जो हमारी वर्किंग शीट है। नहीं, वर्किंग ड्राइंग अलग होती है। वर्किंग ड्राइंग में हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि जो वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं वो साइट पे जाती हैं फॉर द वर्कर्स टू यूज़ एज रेफरेंस, और जो कॉन्सेप्ट शीट होती है वो क्लाइंट के पास जाती है टू फॉर देम टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।